हेलो गाइस, दिस इज आशीष मिश्रा के मैं विद माय चैनल योर्स मेडिकोज लाइब्रेरी। सो गाइस, हम नए सब्जेक्ट में हैं जिसका नाम है इम्यूनोलॉजी, और इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे इम्यून सिस्टम के बारे में, और बेसिकली उसके अंदर हम इनेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में हम पढ़ेंगे। सो लेट्स बिगिन गाइस। इम्यूनोलॉजी का मतलब क्या होता है? सिंपल सा ये इम्यून सिस्टम की स्टडी को बताता है, जिसमें क्या होता है जब कोई माइक्रोबियल पैथोजन या जो टिश्यू डैमेज पोर्शन होता है और या कोई डिजीज़ होता है, उसके अगेंस्ट हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है, जो हमारी बॉडी होती है, वो क्या रिस्पॉन्ड करता है इन चीज़ों के लिए। अब उसमें कुछ टर्मिनोलॉजी आते हैं। इम्यूनिटी का सिंपल सा मतलब होता है रेजिस्टेंट टू डिजीज़, मतलब कि डिजीज़ के लिए एक तरीके का बैरियर, या कोई भी और डिजीज़ भी कोई ऐसा अननेसेसरी नहीं, ये कोई इन्फेक्शन डिजीज़ है उसके लिए बताता है ये। अब उसमें आता है इम्यून सिस्टम क्या है? ये एक तरीके का जो सेल, टिश्यू या मॉलिक्यूल है, इसका पूरा कलेक्टिव या कलेक्शन है जो मीडिएट करता है इन्फेक्शन को रोकने के लिए, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है इन्फेक्शन के लिए, सिंपल सा। अब आता है लास्ट वाला जो इम्यून रिस्पॉन्स। ये सिंपल सा टर्मिनोलॉजी क्या बताता है, जो हमने पढ़ा था, जो कलेक्शन ऑफ सेल, टिश्यू या मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनका पूरा कोऑर्डिनेटेड रिएक्शन जो फ्लो होता है, जो कोऑर्डिनेटेड रिएक्शन कंटिन्यू होता है इन अ फॉर्म ऑफ चेन, इस प्रोसेस को बोलते हैं इम्यून रिस्पॉन्स, और वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द इन्फेक्शन। अब आते हैं रोल ऑफ इम्यून सिस्टम। जैसे मैंने बताया था कि इम्यून सिस्टम के रोल होते हैं, बेसिकली 4 मेजर रोल होते हैं। ये हमारे बॉडी को इन्फेक्शन के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करता है, और दूसरा होता है ट्यूमर के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करता है, और तीसरा ये कुछ इन्फ्लामेशन भी कॉज करते हैं, और चौथा होता है ये कुछ टिश्यू ग्राफ्ट को भी रिस्पॉन्ड करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं। सो गाइस, इम्यून सिस्टम के काम क्या होते हैं? मेनली देखा जाए तो 4 काम होते हैं इम्यून सिस्टम का। तो हम इसमें देखते हैं कि जो रोल होता है वो क्या होता है। पहला होता है कि डिफेंस अगेंस्ट दी इन्फेक्शन। सो पहला हो गया इन्फेक्शन के अगेंस्ट डिफेंस क्रिएट करना। दूसरा होता है डिफेंस अगेंस्ट दी ट्यूमर के अगेंस्ट डिफेंस करना। और तीसरा ये होता है कि इम्यून सिस्टम इंजरी कॉज भी कर सकता है, जो सेल होते हैं उनको इंजर्ड भी कर सकता है, और कुछ पैथोलॉजिकल इन्फ्लेमेशन भी कॉज करता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है इम्यून सिस्टम का। अब चौथा आता है कि इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज करता है और रिस्पॉन्ड करता है टिश्यू ग्राफ्ट को, और वो प्रोड्यूस करता है कुछ अलग तरीके के प्रोटीन को। तो हम देखते हैं क्या है। जैसे मैंने बताया था पहले कि ये डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन, तो इन्फेक्शन है उसके अगेंस्ट ये प्रोटेक्ट करता है। तो मेनली क्या होता है कि जब हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, इम्यूनिटी हमारी गिर जाती है, तो मेनली ये कंडीशन किस में आती है? एड्स के कंडीशन में आती है। तो अभी इस कंडीशन में क्या होता है, जब हम वैक्सीन देते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम बूस्टअप हो जाता है और वो प्रोटेक्ट करता है इन्फेक्शन से। तो ये चीजें हैं, मतलब कि वो इन्फेक्शन से लड़ता है और हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। अब आते हैं डिफेंस अगेंस्ट ट्यूमर। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जब हम इम्यूनोथेरेपी देते हैं तो वो क्या करता है कि जो इम्यूनिटी रहती है हमारी बॉडी की, उसकी पोटेंशियलिटी को बढ़ा देता है। इसके कारण वो कैंसर से लड़ पाता है और ट्रीट हो पाता है। और तीसरा है कि जैसे मैंने बताया था कि इम्यून सिस्टम जो सेल है उसको इंजर करता है और इन्फ्लेमेशन भी कॉज करता है, कुछ पैथोलॉजिकल इन्फ्लेमेशन। अब उस कंडीशन में क्या होता है कि ये मेनली कौन सी चीजों में आता है? एलर्जिक कंडीशन में आता है, ऑटो इम्यून कंडीशन में आता है, और कुछ अदर इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस में आते हैं ये। चौथा होता है कि जो इम्यून सिस्टम होता है, जैसे मैंने बताया था, वो रिकॉग्नाइज और रिस्पॉन्ड करता है टिश्यू ग्राफ्ट को, और कुछ प्रोटीन प्रोड्यूस करता है या इंट्रोड्यूस करता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है, जो हमारी जो इम्यूनिटी रिस्पॉन्ड करती है, वो एक तरीके का बैरियर क्रिएट करती है ट्रांसप्लांटेशन के लिए और जीन थेरेपी के लिए। तो ये एक सिंपल सा रोल हुआ हमारे इम्यून सिस्टम का, और उसका इम्प्लीकेशंस सिंपल सा ये रहा। अब आता है इनेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट या एडेप्टिव भी बोल सकते हैं एक्वायर्ड को, तो डजंट मैटर, वन एंड ओनली सेम। तो इनेट इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है, जो हमारा होस्ट का डिफेंस सिस्टम होता है, वो उस कंडीशन में क्या आता है, जब कोई इमीडिएट प्रोटेक्शन कॉज करना हो, इमीडिएट जब कोई माइक्रोबियल पैथोजन एंटर होता है हमारी बॉडी में, तो इमीडिएट प्रोटेक्शन जो कॉज करता है उसको इनेट इम्यूनिटी बोलते हैं। इसको फर्स्ट लाइन डिफेंस भी बोल सकते हैं ये, या इसको एक और चीज़ बोल सकते हैं बाय बर्थ इम्यूनिटी। एडेप्टिव होता है, ये एक्वायर्ड होता है, ये हमें बर्थ के बाद मिलता है, और ये सेकेंड लाइन डिफेंस बोल सकते हैं। अब ये मेनली क्या होता है, ये स्लो डिफेंस होता है, बट ये स्पेशलाइज्ड होता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जो सेल्स आते हैं वो हेल्प करते हैं इम्यूनिटी को मेंटेन करने के लिए। जैसे इनेट इम्यूनिटी में क्या होता है, जैसे फर्स्ट लाइन डिफेंस हो गया या बाय बर्थ हो गया,
तो इसमें क्या होता है, कुछ 4 टाइप के बैरियर होते हैं, एनाटॉमिकल बैरियर, फेगोसाइटिक बैरियर, ब्लड प्रोटीन बैरियर एंड कुछ साइटोकाइंस। ये सब कुछ सेल्स होते हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं हमारे बॉडी को। अब हम आते हैं जो इन्नेट इम्यूनिटी होती है उसके कुछ टाइप्स होते हैं और उसके कुछ मैकेनिज्म्स होते हैं। जो टाइप्स होते हैं वो टोटल 4 टाइप के होते हैं। जो पहला टाइप होता है उसमें एनाटॉमिकल बैरियर होता है। एनाटॉमिकल बैरियर उसमें 2 चीजें आती हैं, स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। ये दोनों चीजें हमारे जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम दी एक्सटर्नल, जो बाहर से जो अनवांटेड चीजें आती हैं जैसे कि माइक्रोब्स हो गए या फॉरेन एंटीजेंस हो गए, उससे हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करती है। और स्पेशली ये जो हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट में जो एसिडिक एनवायरनमेंट होता है, एसिडिक मीडियम होता है, वो भी जो माइक्रोब्स है उसके ग्रोथ को प्रिवेंट करता है। जैसे स्टमक हो गया, उसमें एसिडिक एनवायरनमेंट होता है तो वो उसमें जो माइक्रोब्स होते हैं, जो अनवांटेड मटेरियल होते हैं, उससे हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। अब आते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन में जो म्यूकस होता है वो जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं उसको ट्रैप कर लेता है और उसको इंटरनल एनवायरनमेंट हमारे बॉडी के अंदर नहीं जाने देता है, तो वो एक तरीके का बैरियर हुआ। अब आते हैं फिजियोलॉजिक बैरियर। नाम से पता चलता है ये कोई फिजियोलॉजी दिखाएगा, कोई फंक्शनल चीजें दिखाए, जैसे टेम्परेचर और पीएच हो गया, लो पीएच। टेम्परेचर में जैसे बॉडी टेम्परेचर अगर बढ़ जाता है या इंक्रीज हो जाता है जैसे फीवर कंडीशन में, तो वो क्या करता है, हमारे जो बॉडी होती है, जो पैथोजन होता है, वो पैथोजन को उसकी ग्रोथ को प्रिवेंट करता है, उसकी ग्रोथ को बढ़ने नहीं देता है। तो ये एक फैक्टर हो गया। और दूसरा हो गया लो टेम्परेचर। जैसे मैंने बताया था कि यहाँ की एसिडिक मीडियम इंपॉर्टेंट होता है, तो एसिडिक मीडियम जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो हमारी बॉडी में ऑलरेडी आ चुके हैं उसको किल कर देता है, उसके ग्रोथ को प्रिवेंट कर देता है। तीसरा आता है फेगोसाइटिक बैरियर। फेगोसाइटिक बैरियर में जैसे न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेज और नेचुरल किलर सेल्स, ये जो चीजें होती है, ये जो सेल्स होते हैं, ये फेगोसाइटिक प्रोसेस को इनिशिएट करते हैं, ये फेगोसाइटिक प्रोसेस फॉलो करते हैं। जैसे फेगोसाइटोसिस, ये एक मैकेनिज्म हो गया। अब इसमें क्या होता है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे बॉडी के अंदर आता है तो उसको वो एंगल्फ कर लेता है। एंगल्फ करने के बाद एंडोसाइटोसिस और फेगोसाइटोसिस के थ्रू उसको खा जाता है और उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो लास्ट प्रोसेस हुआ इन्फ्लेमेटरी बैरियर। इन्फ्लेमेटरी बैरियर में क्या होता है कि जो टिश्यू डैमेज हो गए हैं या इन्फेक्शन हो गया है, तो इस प्रोसेस में क्या होता है, जब कोई टिश्यू डैमेज या इन्फेक्शन हो जाता है तो वो सेल हमारा बॉडी जो होता है वो इंड्यूस करता है, वो बोलता है बाकी को कि जो वेस्कुलर फ्लूइड है उसकी लीकेज को इनिशिएट करता है, जिसमें सीरम होता है। और उस सीरम में अलॉन्ग विथ प्रोटीन, जो सीरम प्रोटीन होता है, उसमें एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी होती है, तो वो हमारे जो पैथोजन होता है, जो पैथोजन को डिस्ट्रॉय करता है, तो हमारे बॉडी को प्रिवेंट करता है और प्रोटेक्ट करता है। तो ये रहे कुछ इन्नेट इम्यूनिटी के कुछ इंपॉर्टेंट बैरियर बोल सकते हैं आप इसको, और उसके अलॉन्ग विथ मैकेनिज्म। तो ये जो प्रोसेस है ये एंडोसाइटोसिस का प्रोसेस है। आप देख सकते हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन है, वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है, फिर लेटर ऑन जो मेम्ब्रेन है इन्वेजिनेशन फॉर्म में क्रिएट होता है और उसको एंगल्फ करता है। एंगल्फ करने के बाद उसको डिस्ट्रॉय कर देता है लेटर ऑन, जो पैथोजन अंदर आ चुके हैं। तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस हुआ। अब आता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी आफ्टर द बर्थ हमें मिलता है, और ये हमारा जो होस्ट होता है वो डेवलप करता है खुद ड्यू टू दी एक्सपोजर ऑफ द एंटीजन। एंटीजन जब आता है या कोई एंटीबॉडी हमारे बॉडी में आती है तो उसके कारण जो इम्यूनिटी प्रोड्यूस होती है उसको बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी, और उसके कुछ फीचर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं कुछ फीचर्स जो एडेप्टिव या एक्वायर्ड इम्यूनिटी के लिए यूजफुल होता है, और वो फीचर्स दिखाते हैं और उसके कुछ फंक्शनल सिग्निफिकेंस है। जो फीचर्स होते हैं, पहला होता है स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी का मतलब क्या होता है, ये इंश्योर करता है डिफरेंट एंटीजन जो आते हैं उसके स्पेसिफिसिटी को। जैसे कोई भी स्पेसिफिक एंटीजन आता है तो उसके स्पेसिफिक रिस्पॉन्स वो शो करता है। तो ये एक पहला फीचर हुआ, एक इंपॉर्टेंट फीचर हुआ एक्वायर्ड इम्यूनिटी का। दूसरा होता है डाइवर्सिटी का, मतलब कि जो इम्यून सिस्टम होता है वो रिस्पॉन्ड एक लार्ज वेराइटी या एक लार्ज रेंज में जो एंटीजन आते हैं उनको उनको डिस्ट्रॉय करता है और हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। तीसरा आता है मेमोरी। मेमोरी क्या करता है कि ये एक तरीके का, जब पहले टाइम जब इन्फेक्शन होता है तो उस टाइम में मेमोरीज क्रिएट हो जाती हैं हमारे सेल्स में, और लेटर ऑन वो मेमोरीज जब दूसरी बार इन्फेक्शन होता है तो वो ऑलरेडी मेमोरी क्रिएटेड है, तो वो जल्दी रिस्पॉन्स शो करेगा एज कम्पेयर टू फर्स्ट रिस्पॉन्स, तो किल कर लेगा जल्दी से एंटीजन को। चौथा होता है क्लोनल एक्सपेंशन। क्लोनल एक्सपेंशन मतलब कि जो एंटीजन स्पेसिफिक लिम्फोसाइट्स होते हैं
उसके नंबर को वो बढ़ा देगा, क्लोन कर देगा। जब भी कोई ज्यादा एंटीजेंस आ गए तो उसकी क्वांटिटी को बढ़ा देगा और लेटर ऑन वो लिम्फोसाइट का नंबर बढ़ने के कारण फिर वो डिस्ट्रॉय कर देगा कोई भी पैथोजन को। अब आता है स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि ये एक तरीके का रिस्पॉन्स जनरेट करेगा जो ऑप्टिमल होगा डिफेंस के लिए अगेंस्ट जो भी अलग अलग टाइप के माइक्रोब्स आते हैं उनके लिए। तो ये सिंपल स्पेशलाइजेशन शो करता है। उसके बाद आता है कि कॉन्ट्रैक्शन एंड होमियोस्टासिस को मेंटेन करता है। वो क्या करता है कि ये एक सिंपल सा जो इम्यून सिस्टम है अलाउ करता है इम्यून सिस्टम को जो नए अलग अलग टाइप के जो नए एंटीजेंस आते हैं उनको एनकाउंटर करने के लिए, उनको टैकल करने के लिए ये इनिशिएट करता है, अलाउ करता है इम्यून सिस्टम को। और लास्ट होता है कुछ नॉन रिएक्टिव सेल्फ के लिए। तो ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमें जो हमारा बॉडी है ऐसा ना हो कि हमारा सेल हमारे बॉडी को ही नुकसान पहुंचाए, तो ये प्रिवेंट करता है हमारे सेल को ही इंजरी करने से अगेंस्ट दी फॉरेन एंटीजन। जैसे कि फॉरेन एंटीजन हमारे बॉडी में आया तो वो हमारे सेल को इंजर करेगा, बट जो हमारे नॉर्मल जो हमारे डिफेंस सिस्टम है वो हमारे डिफेंस सिस्टम हमारी बॉडी को ना नुकसान पहुंचाए, ये प्रिवेंट करता है, ये ध्यान देता है हमारा इम्यून सिस्टम। अब आते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी के दो टाइप्स होते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी में। पहला होता है ह्यूमरल इम्यूनिटी, दूसरा होता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो हम बारी बारी से देखते हैं क्या होता है। जो ह्यूमरल इम्यूनिटी होता है वो एक तरीके का एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी होता है, और जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होता है वो एक तरीके का सिंपल सा कुछ सेल्स होते हैं हमारे डिफेंस सिस्टम के, उससे वो मीडिएट करता है, वो रेगुलेट करता है। अब इसमें इंपॉर्टेंट ये चीज है डिफरेंस दोनों का कि पहले हम ह्यूमरल इम्यूनिटी के बारे में बात करते हैं। जो ह्यूमरल इम्यूनिटी होता है वो क्या एंटीबॉडी मीडिएटेड होता है। उसमें क्या होता है, ये किसको कंट्रोल करता है, जो एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन आते हैं, जो एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजन, नॉट प्रोटीन, पैथोजन, उनको टैकल करता है, उनको डिस्ट्रॉय करता है। जैसे कि अभी ये समझ लीजिए ये एक्स्ट्रा सेलुलर एंटीजेंस हो गए, ओके। तो जब ये हमारे बॉडी के अंदर आते हैं तो हमारा जो बी सेल है एक्टिवेट हो जाता है, और वो जो रिसेप्टर्स होते हैं हमारे जो बी सेल के उस रिसेप्टर पर पैथोजेंस आ जाते हैं और वो पकड़ लेता है, और फिर लेटर ऑन वो टी सेल को बोलता है हेल्प करने के लिए। तो टी सेल क्या करता है कि टी हेल्पर सेल प्रोड्यूस करता है, और टी हेल्पर सेल साइटोकाइन को प्रोड्यूस करता है। साइटोकाइन क्या करता है, बी सेल को कन्वर्ट करता है प्लाज्मा सेल में, और प्लाज्मा सेल आपको पता ही होगा गाइस कि ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है, और लेटर ऑन ये एंटीबॉडी हमारे जो इम्यून सिस्टम है उनको एक्टिवेट करता है, और अलॉन्ग विथ जो पैथोजन से एक्स्ट्रा सेलुलर उनको डिस्ट्रॉय करता है, उनको न्यूट्रलाइज करता है। तो ये सिंपल सा इनका ये एक तरीके का एंटीबॉडी मीडिएटेड प्रोसेस हो गया। अब आते हैं सेल मीडिएटेड प्रोसेस। ये किस पैथोजन को कंट्रोल करता है, इंट्रासेलुलर को। जैसे मैंने बताया था ये एक्स्ट्रा सेलुलर कंट्रोल करता है, तो ये इंट्रासेलुलर को कंट्रोल करता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो टी सेल होता है वो एक तरीके का मेजर रोल प्ले करता है इस कंडीशन में। अब गाइस इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल वो क्या होता है। समझ लीजिए कि ये टी सेल है, ठीक है। तो टी सेल जब पैथोजन आता है बाहर से जब कोई भी इंटरसेलुलर पैथोजन है वो एंगल्फ करते हैं और उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। तो जो उसका फ्रेगमेंट होता है जो पैथोजन का, वो उनके रिसेप्टर पर आते हैं। तो वो क्या करता है वो फ्रेगमेंट, तो ये सेल है, ये सेल बताता है कि बाकी सेल को, जो ऐसे टी सेल है, तो ये जैसे नाम से पता चलता है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, ये एंटीजन को प्रेजेंट करता है, मतलब अपने रिसेप्टर पर एंटीजन को दिखाता है और अपने बाकी दोस्तों को बोलता है कि आओ यहाँ एंटीजन बहुत सारे आ चुके हैं, हमें नहीं डिस्ट्रॉय करना है। तो ये एक तरीके का एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल हो गया सिंपल सा। तो वो क्या करता है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल बहुत सारे अलग अलग जो टी सेल्स होते हैं उनको प्रोड्यूस करता है। जैसे टी हेल्पर हो गया, साइटोकाइंस हो गए, टी किलर सेल हो गए, तो ये डिफरेंट सेल्स है उनको प्रोड्यूस करता है। और लेटर ऑन जो साइटोकाइंस हो गए, जैसे मैंने बताया था टी हेल्पर तो आपको पता ही होगा किसका, बी सेल्स में हेल्प करता है। साइटोकाइन क्या करता है, सिंपल सा ये एक तरीके का किलिंग एक्टिविटी करता है, डायरेक्ट डिस्ट्रॉय कर देता है टारगेट सेल पर। अब आता है दूसरा होता है कि जो दूसरा साइटोकाइंस होता है वो क्या करते हैं, मेनली जो मैक्रोफेज हो गए, जैसे समझ लीजिए मैक्रोफेज है, तो पैथोजन आते हैं तो उनको एनगल्फ करके उनको वहीं डिस्ट्रॉय कर देते हैं थ्रू एपोप्टोसिस प्रोसेस, एपोप्टोसिस के थ्रू डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल सा मैकेनिज्म हो गया ह्यूमरल इम्यूनिटी और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का, सिंपल सा आप समझ सकते हैं। और इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि जो ये इम्यूनिटी होती है, ये इसके अंदर एक और चीज आती है,
एक्वायर्ड इम्यूनिटी में, एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी में आप देख सकते हैं ये मेमोरी सेल प्रोड्यूस करते हैं, मतलब कि जब एक बार पहले फर्स्ट टाइम में जब पैथोजन एंटर करता है तो उसको डिस्ट्रॉय करने के बाद वो मेमोरी स्टोर हो जाती है, जो हमारे डिफेंस सिस्टम के जो सेल्स हैं उसमें स्टोर हो जाती है, बट पैसिव इम्यूनिटी में नहीं होता है ये। दूसरा चीज आता है कि एक्टिव इम्यूनिटी में कि जो एंटीबॉडी वो WBC अपने ओन का प्रोड्यूस करता है, जबकि हम पैसिव में हमें बाहर से एंटीबॉडी देना पड़ता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज आ गई इस कंडीशन में। तीसरी कंडीशन में आ गया कि इसमें क्या होता है कि ये जो एक्टिव इम्यूनिटी इनिशिएट होती है ये पैथोजन के एंट्री के बाद होती है, या हम जो वैक्सीन देते हैं उसके थ्रू देते हैं, उसके थ्रू इनिशिएट होते हैं। और ये इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी तब इनिशिएट होती है जब किसी इंजेक्शन के थ्रू या ब्रेस्ट मिल्क या प्लाजेंटा के थ्रू क्रॉस कर जाए, तो ये पैसिव इम्यूनिटी उस टाइम प्रोड्यूस होती है। तो ये सिंपल सा एक प्रोसेस बताया गया है। और पैसिव इम्यूनिटी लिटिल बिट स्लो होती है और एक्टिव इम्यूनिटी बहुत फास्ट होती है। तो ये एक सिंपल सा दोनों के बीच में डिफरेंस बताया गया है। So thank you so much guys for your attention, and if you get any benefit from this, so please hit the like button and subscribe my channel. Thank you so much guys.